हमारे लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन में ऑल बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका शिक्षा सुगम में हृदय से स्वागत है। इस्माइल के कार्यक्रम में जो कक्षा 10 को 1 जुलाई का होमवर्क मिला है साइंस का, उसके बारे में हम बात करेंगे कि इस होमवर्क में आपको कौन कौन से प्रश्न मिले हैं और उनके क्या क्या आंसर हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि होमवर्क इस्माइल में मिला कौन सा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 1 जुलाई है, ठीक है। इस 1 जुलाई को कक्षा 10 का है विज्ञान विषय का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो ये जो पेज है, इसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आपको मिल ही गया होगा वैसे भी। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का आपका जो होमवर्क है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ इस होमवर्क में आपके कुल 5 प्रश्न हैं और पहले और चौथे प्रश्न को डिवाइड किया गया है। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। यहाँ पर आपको भाषा के रूप में ये जो समीकरण दिखाए गए हैं, लेकिन आपको इसे सांकेतिक रूप में कन्वर्ट करना है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में ही क्यों लिखते हैं, सांकेतिक रूप में ही क्यों लिखा जाता है। तीसरा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। और अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। क्या होता है जब दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, ठीक है। ये जो समीकरण आप संतुलित करेंगे इसे, तो इसका कारण भी यहाँ पूछा गया है, ठीक है। एक बात बताऊं बच्चों, आपको शाला सुगम वेबसाइट है उस पर जाना है, shalasugam.com, ठीक है। और वहाँ आप ये जो स्टूडेंट कॉर्नर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो पेज अभी खुला हुआ है ये ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको विज्ञान विषय की सभी जो किताबें हैं वो चैप्टर वाइज उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको ये सभी चैप्टर दिखा देता हूँ एक बार। इस प्रकार इसमें ये जो सारे के सारे पार्ट विज्ञान के हैं, एनसीईआरटी जो नवीन पाठ्यक्रम है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको डायरेक्ट ये लिंक मिल जाएगा वीडियो का। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसी पार्ट से आया है हमारे 1 जुलाई का होमवर्क। तो इस प्रकार आपके सामने एक फ्लिप बुक है वो ओपन हो रही है। तो इस फ्लिप बुक में आपके सारे के सारे चैप्टर दे रखे हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला जो इसका पेज है वो ओपन हो जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार सारे के सारे पेज हैं वो ओपन होते रहेंगे। तो यहाँ से आप इसको बड़ी साइज में देखना चाह रहे हैं तो इसे कट कर सकते हैं और यहाँ एक एक पेज दिखेंगे। तो अब बड़ा हो गया पेज। जैसे आप इसमें लेफ्ट या राइट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इस किताब के बारे में जानकारी हुई। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ, उसे आप ज़रूर देखना, ज़रूर सुनना। चलिए हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न था, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में समीकरण संतुलित करना है, ठीक है। अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को लिखना है, समीकरण संतुलित करना नहीं है। तो यहाँ जिंक और आपको जिंक का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो याद रहना चाहिए, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का भी याद रहना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी रिएक्शन से कौन से उत्पाद बनेंगे, ठीक है। तो ZnSO4 लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो जब अभिकर्मक Zn और H2SO4 के बीच प्रतिक्रिया होती है तो इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस है वो एक गैर धात्विक रंगीन और गंधीन गैस होती है, जिसमें हाइड्रोजन के कितने टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें, इस गैस की उपस्थिति अगर आप जांचना चाहें तो इसे जांच करने के लिए उत्पन्न गैस के पास जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे तो गैस और पोप ध्वनि के साथ तीव्र गति से ज्वलनशील होती है, ठीक है। यानी कि टप टप की ऐसे आवाज़ आती है और इससे ये स्पष्ट हो सकता है कि यहाँ मुक्त होने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा 1.2 प्रश्न था, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से जो हाइड्रोक्लोराइड बनता है वो किस प्रकार बनता है। तो इसका समीकरण जो संतुलित होता है वो है, यहाँ आपको हाइड्रोजन गैस का एक अणु लेना है और एक ही अणु लेना है आपको क्लोरीन गैस का, ठीक है। तो इनसे मिलकर के क्या होगा, 2 अणु हैं वो आपके किसके बन जाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड के बन जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, हाइड्रोजन के एक अणु और क्लोरीन के एक अणु मिलकर के 2 अणु हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगला दूसरा प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में क्यों लिखा जाता है। तो इसके पीछे बहुत सटीक सा जवाब है कि रासायनिक समीकरण में किसी भी अभिक्रिया को सरल चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है।
सरल चिन्हों के द्वारा, संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है। और रासायनिक समीकरण की सहायता से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना और समझना आसान हो जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य में लिखना बहुत ज़्यादा जटिल होता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह लिखा जाता है कि उसके कारकों के चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए सरल तरीके से लिखा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एक हल्का सा हिंट भी दे देता हूँ कि रासायनिक समीकरण को लिखते हैं कैसे हैं, इसकी विधि क्या है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को वर्ड इक्वेशन की तरह लिखा जा सकता है या फिर पदार्थों के सूत्रों की सहायता से भी लिख सकते हैं। तो यह नीचे मैं एक अभिक्रिया का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है उसकी, ठीक है। तो यहाँ जो अभिकारक है, अभिकारक को तीर के इस बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पादों को तीर के दाईं ओर राइट साइड में लिखा जाता है। एक से अधिक पदार्थों की स्थिति में दो पदार्थों के बीच में हम क्या करते हैं? प्लस का निशान, ये जो सिंबल है वो भी लगाया जाता है। तीर की दिशा उत्पाद की दिशा में होती है, यानी कि इन दोनों अभिकारकों से क्या बन रहा है वो दिखाता है ये तीर, ठीक है। और अभिक्रिया की दिशा को भी ये बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में चल रही है। जैसे ये अभिक्रिया इस दिशा में चल रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। और इधर क्या है? अभिकारक है, रिएक्टेंट्स। तो ऐसा हो सकता है कि वर्ड इक्वेशन लिखने में और समझने में आसान लगता हो, लेकिन इसे स्पेलिंग की गलती होने की भी संभावना होती है। वर्ड इक्वेशन बहुत लंबे भी हो सकते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए समीकरण लिखने के लिए सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। और ऊपर दिए गए जो ये मैंने समीकरण बताए हैं, इसको एक मानक रूप में आप निम्नलिखित तरीके से, यानी कि इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ आप मैग्नीशियम इतना बड़ा लिखेंगे और यहाँ केवल एक आपको क्या लिखना था? Mg लिखा और आपका काम हो गया। यहाँ ऑक्सीजन इतना बड़ा लिख रहे हो, यहाँ O2 लिखा और आपका काम हो गया। और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा और यहाँ आपको क्या लिखना था? MgO, है ना। तो आपका ये काम आसान हो गया। ये समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम्स है और यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो 2Mg + O2 तो बन गया क्या? 2MgO। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों हो सके। पहला तो था कि इनको समीकरण के रूप में ही क्यों लिखते हैं, फिर अगला प्रश्न आ गया कि इनको समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है कि रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणु, अणु और आयन की संख्या बराबर हो, उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके जो एरो बनी होती है उसके इस तरफ यहाँ जो रिएक्टेंट्स होते हैं, अभिकारक होते हैं, उनके अणुओं की, परमाणुओं की और आयनों की संख्या वो इस तरफ उत्पाद के अणुओं, परमाणुओं और आयन की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब इसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम है जिसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। जितना द्रव्यमान इधर है उतना भी द्रव्यमान इधर होगा, ठीक है। अतः क्या करते हैं? अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या के बराबर ही उत्पाद में परमाणुओं की संख्या होगी। इसलिए सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और इसके अलावा शेयर जरूर कर दें, ठीक है। आपके जो समाधान है वो डेली इसी प्रकार आपको मिलते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको पूछ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया में समीकरणों के रूप में क्यों लिखते हैं, फिर पूछा कि समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। अब पूछ लिया कि भाई ये 2 समीकरण हैं, इनको संतुलित करके बताओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि देखना है कि इधर और लेफ्ट और राइट साइड में अणुओं, आयन और परमाणुओं की संख्याएं समान है या नहीं है। यानी देखिए इधर भी एक है, इधर भी एक है, H2 इधर भी एक है, इधर भी एक अणु है, यहाँ O एक है और यहाँ कितने हैं? 1 है। लेकिन आप देखो यहाँ H2 2 है, यहाँ H2, ठीक है। H के 2 परमाणु है, यानी कि एक H का अणु है, तो लेकिन यहाँ एक परमाणु एक्स्ट्रा है। अब क्या करें? तो अब इतने ही इधर होने चाहिए। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर इसमें ऐसी स्थिति लानी है कि इनकी अणुओं या परमाणुओं की संख्या समान हो जाए। अब यहाँ अगर आप मान लीजिए, यहाँ अगर आप 2, जैसे यहाँ करते हैं आप 2, ठीक है, तो यहाँ आप 2 किया है तो फिर 2 ऑक्सीजन भी हो गए, तो फिर इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? यहाँ भी 2 कर देंगे, तो ये तो यहाँ बराबर हो रहा है, ये भी हो रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ Na के 2 हैं सोडियम के, तो यहाँ 1 ही आ रहा है, तो अब क्या करेंगे? आप यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। इस प्रकार ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया है। दूसरा है हमारे पास में C2H2 + O2, और ये रिएक्शन में आगे जाके बनता है CO2 और जल, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इस CH2 का जो अपनी पारिभाषिक भाषाएं हैं उसमें हम इसे क्या कहेंगे, इसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी हम बात करते हैं, इस समीकरण को भी संतुलित करते हैं। पहले आपको देखना है कि कितने अणु और परमाणु इधर उधर दोनों तरफ हैं, ठीक है। फिर आपको देखना है किस तरफ कम है। जिस तरफ कम है
उस तरफ आपको क्या करना है, बढ़ाना रहेगा। तो यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ 1 एक्स्ट्रा गया। अब यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ 2 कर दो, 2 करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए, लेकिन यहाँ 2 हैं, इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ 2 बढ़ाओगे। तो यहाँ 2 बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन के कितने हो गए, 4 परमाणु। यहाँ कितने हो रहे हैं, 1 ही, तो 1 का 4 बनाना पड़ेगा। तो 1 का 4 बना दिया तो यहाँ CO2 हो गया, ये 2s2 हो गया। और यहाँ अब आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के कितने यहाँ पर 2, और यहाँ कितने हो जाएंगे, ऐसे 4 करेंगे तो 8, 8 2 कितने हो गए 10। तो यहाँ अपने को 2 परमाणु है, तो 10 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ अपने को 5 लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये जो समीकरण है आपका संतुलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, क्या होता है जब दानेदार जिंक पर तनुसल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। देखिए, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब मैंने ये रिएक्शन बहुत की थी और बहुत मज़ा आता था, और इसमें फट फट की आवाज़ होती थी और ये पूरी कैशनलिका वगैरह उछल जाती थी, ऐसा होता था। ठीक है ना, तो कई सारे ऐसे किस्से होंगे, मैं आपको आपके होमवर्क को सॉल्व करवाते बताऊंगा। तो तनुसल्फ्यूरिक की जस्ते से जब अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, तो जिंक धातु है वो प्रबल अम्ल, यानी कि आपके कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड बताया इसमें, तो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यानी कि H2SO4 के साथ जब ये क्रिया करते हैं तो लवण बनाता है, और इसके साथ में कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन के बुलबुले हैं, और ये जो आप शो हो रहे हैं ये टुकड़े, ये किसके हैं, दानेदार टुकड़े जिंक के जस्ते का चूर्ण है, और ये तनुसल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, जो लिक्विड दिखाई दे रहा है, और ये टेस्ट ट्यूब हो गई। अब क्या होता है, इसमें रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन से आप यहाँ ये जो प्रवाह नली है पानी में डूबी हुई है। ठीक है, यहाँ ये पानी नहीं है, यहाँ पर ये साबुन का विलयन है। अगर पानी होता तो क्या होता, आप बता सकते हैं, तो आपको बुलबुले बन रहे हैं उनका पता ही नहीं लगता। साबुन के पानी से या साबुन के विलयन से क्या होता है, वो जब बुलबुला आकार लेता है तो उसकी हमें जानकारी हो जाती है, इसलिए। ठीक है, तो ये जैसे बुलबुले बाहर जाते हैं तो आप यहाँ क्या करो, इसके यहाँ तली के पास में ही मोमबत्ती जला के रखो, पट पट की आवाज़ आएगी, और यहाँ पर ये जो ज्वाला है ये थोड़ी तेज़ हो जाएगी, फट फट की आवाज़ आएगी। ठीक है ना, और आप देख सकते हैं पूरे इस डायग्राम की सहायता से इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, अब मैंने आपको वादा किया था कि वीडियो के अंत में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा, तो चलिए मैं सीधा आपको वहाँ लेके चलता हूँ। तो विद्यार्थियों, ये हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है shop.salasugam.com और एक है salasugam.store। ठीक है, इन दोनों ही वेबसाइट के लिंक हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जब आप इन लिंक पे जाएंगे तब आपको हमारी 2 वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, एक तो ये वेबसाइट है जिसमें आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, साइन इन करना है। ठीक है, तो जैसे आप साइन इन करेंगे तो इस प्रकार आपको यहाँ पे ये रजिस्टर का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ आपको मेल आईडी वगैरह आपको लिखनी है। ठीक है, और लास्ट में इसे सबमिट या रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ये करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज वार्ज जैसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कक्षा 10 के विज्ञान विषय के नोट्स हैं, अलग अलग पार्ट के हैं। यहाँ आपको मैं कुछ कूपन कोड दिखाऊंगा, तो ये जो रेट दिखाई दे रही है इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, और ये कूपन कोड है केवल इस वीडियो को देखने वालों को, सब्सक्राइब करने वालों को ही मिलेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही। ठीक है, कूपन कोड में आपके काफ़ी छूट मिल जाएगी। इस प्रकार खूब सारी किताबें, नोट्स वगैरह यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप हमारी दूसरी वेबसाइट है salasugam.store, तो यहाँ से आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं इन नंबरों पे, और आपको जो ऑर्डर है, आपकी जो किताब है डिजिटल रूप में, PDF के रूप में आपको आपके व्हाट्सएप पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ऐड पे तो ये जुड़ जाएगी। यहाँ से आप फिर इसको चेकआउट भी कर सकते हैं आप अपने माई ऑर्डर में जा करके। ठीक है, तो यहाँ आपको आपके मोबाइल व्हाट्सअप नंबर लिखने पड़ेंगे, कन्फर्म करना है। ठीक है, इसका वीडियो बनाया हुआ है, कैसे ऑर्डर करना है वो भी मैंने यह वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल के होमवर्क के साथ, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने स्कूल के सभी विद्यार्थियों को शेयर कर दो ताकि उनको ये पार्ट्स बहुत अधिकता से समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।